नमस्कार दोस्तों, मैं आरिफ खान नॉलेज विद आरिफ चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं और ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो भी अच्छी तरीके से चल रही होगी। अभी जो हाल फिलहाल में जो हमारी क्लास हुई है हाई स्कूल की, वो 4 क्लास हो चुकी हैं। यूट्यूब पर जो 4 क्लास हुई हैं आपको प्रोवाइड कर दी गई थी, वो आपको अपलोड कर दी गई थी और वो आपकी जो थी वो लाइव नहीं थी, रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको वो क्लास दी गई थी। उसके बाद 4th क्लास के बाद कोई क्लास आपको प्रोवाइड नहीं की गई। इसी तरीके से आपको कंपटीशन के अंदर 25 क्लास के लगभग आपको प्रोवाइड की जा चुकी है। उसके बाद अभी कोई क्लास आपको नहीं दी गई। आज से हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अब के बाद जो क्लास होंगी आपकी कंटिन्यू आपको मिलेंगी। हाई स्कूल के अंदर जो चैप्टर चल रहा था वो यूक्लिड विभाजन चल रहा था आपका, यानी फर्स्ट चैप्टर के बारे में बात कर रहे थे हम, जिसके अंदर मैंने एचसीएफ आपको निकालना सिखाया था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करके हम किस तरीके से आपका जो एचसीएफ है वो फाइंड आउट करते हैं। इसी चीज़ को आगे चलते हुए मैंने एग्जाम्पल भी बताए थे कि किस तरीके से करते हैं। एक बार फिर आज भी बताऊंगा उनके बारे में और आज फिर एक्सरसाइज आपकी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जो बैच है ये हाई स्कूल का, यानी ये जो क्लास है वो आपकी हाई स्कूल की है, ना कि कॉम्पिटिशन की। तो बात करते हैं यूक्लिड विभाजन के ऊपर। बात कर रहे थे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आपको अच्छे तरीके से याद होगा। इसके अंदर मैंने क्या लिखाया था, ये होती है आपकी, ये आपकी क्या होती है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस के आर। ये क्या होती है? ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस के आर। जहाँ पे मैंने ए के बारे में आपको बता दिया था, बी के बारे में आपको बता दिया था, क्यू के बारे में भी आपको बताया था और आर के बारे में भी। हर एक पॉइंट पे मैंने डिस्कस किया था, हर एक पॉइंट का आपको पता होगा। और एक बात और बताई थी कि आर की जो वैल्यू होगी, आर की वैल्यू जो होगी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू किसके होगी? 0 के। ग्रेटर देन एंड इक्वल टू किसके होगी? 0 के, यानी 0 के बराबर या 0 के बड़े हो सकती है आर की वैल्यू, लेकिन बी से हमेशा छोटी होगी, लेकिन बी से हमेशा छोटी होगी। इसके बारे में मैं काफ़ी डिस्कस कर चुका हूँ, काफ़ी बता चुका हूँ। इसके बाद किस तरीके से क्वेश्चन इससे करना है उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे हम। अब उसी को 1-2 एग्जांपल लेते हैं और फिर मैं चैप्टर स्टार्ट करता हूँ। जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, उसके अंदर एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। पहले इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा, और आपको एक बार रिकॉल हो जाएगा क्योंकि कई दिनों के बाद क्लास हो रही है। इसको रफ कर देते हैं। जैसे मैंने बताया था, मान लो 3 एंड आप 14 का आपको एचसीएफ निकालना, 3 और 14 का एचसीएफ, 3 और 14 का एचसीएफ ज्ञात करना है। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है सिर्फ आपकी, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जिसको जब करते हैं मेथड के अनुसार उसको बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो किस तरीके से करते हैं, ए को हमेशा बड़ा मानते हैं और बी को हमेशा छोटा, यानी ऐसा बोल सकते हैं कि बड़े नंबर को हमेशा ए मान के चलेंगे, छोटे नंबर को हमेशा क्या मान के चलेंगे? बी मान के चलेंगे। तो छोटे नंबर से ही बड़े नंबर को डिवाइड किया जाता है। जब 3 से 14 को डिवाइड करेंगे तो 3 चौक कितना आएगा? 12 आ जाएगा। 2 आपका रिमाइंडर बचेगा। अब इसको ऐसे ही नोट कर लेंगे, 3 को यहाँ पे नोट करेंगे, 2 एकम 2, 3 में से 2 माइनस होगा तो क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा। अब इसका लिखने का तरीका क्या था, क्योंकि ये तो भागविधि है, इसको बोलते हैं लंबी भाग विधि, ठीक है। लेकिन अगर इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के रूप में लिखना होता है, ये कैसे लिखा जाएगा? 14 बराबर इसकी गुना 3 गुना 4 और प्लस के क्या आ जाएगा? 2। और फिर इसी तरीके से आगे बढ़ाएंगे। 3 को क्या लिखेंगे? 3 बराबर 2 गुना 1 प्लस के 1। और एचसीएफ निकालना है तो फिर आगे करेंगे, 1 दूनी 2। चलते कहाँ तक है? जहाँ तक 0 ना आ जाए। चलते कहाँ तक है? जहाँ तक 0 ना आ जाए। फिर 2 बराबर 1 गुना 2 प्लस के 0। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा मेरे भाई? एचसीएफ कितना निकलेगा? एचसीएफ के बारे में मैंने पहले भी बता रखा है, जहाँ आपका 0 आ जाता है तो वहाँ पे जो आपका बी होता है वो क्या होता है? एचसीएफ। तो बी क्या है? यही तो है, बी क्यू और आर। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। एचसीएफ क्या होगा? आपका 1 होगा। इसके ऊपर काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं हम, ठीक है। बात आगे क्वेश्चंस पे करते हैं। आगे क्वेश्चन कैसे होंगे और एक्सरसाइज में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1 है, चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स, उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। और वास्तविक संख्याओं की डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूँ।
तो इसको चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, इसको रफ कर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके अंदर वो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अच्छा ये पढ़ लेते हैं क्या है। फर्स्ट के अंदर जो हेडिंग दे रखी है प्रश्नावली 1.1 के अंदर कह रखा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, ये हिंदी में बुक है तो बता रहा हूँ, इंग्लिश वालों को भी समझ में आ जाएगा कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना है, यानी जो नीचे संख्याएं दी हुई हैं उनका एचसीएफ निकालना है। और एचसीएफ किस विधि से निकालना है, किस मेथड से निकालना है, वह है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यानी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग ही इनका क्या निकालना है, आपको एचसीएफ निकालना है। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका उसके बारे में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है 135, 135 एंड 255, 225 इनका एचसीएफ निकालना है। का एचसीएफ क्या होगा, 135 तथा 225 का एचसीएफ क्या होगा, किस तरीके से फाइंड आउट करना है उसने बता दिया है। आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूज करना है, यानी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज करना है। ठीक है, देखो दो चीज होती है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एंड यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, मैं बता चुका हूँ। वो एक थ्योरम है, लेकिन इसको करने का मेथड क्या कहलाता है, इसको करने का मेथड कहलाता है आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो होता क्या है, किस तरीके से करते हैं, तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से करना पड़ेगा, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से। ठीक है, बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए उसके लिए थोड़ा सा प्रोसीजर हल्का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, ये हमेशा a होगा। देखो उसको रिप्रेजेंट करके नहीं बताना, अपने माइंड के अंदर ही करना है। आपका 225 जो है वो क्या है, आपका a है, और ये क्या है b, और मैंने बताया था a को हमेशा b से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। b तो ये रहा, a तो ये रहा, b से डिवाइड करेंगे 135 से। अच्छा, ये जो कैलकुलेशन है वो आपसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से करा रहा है, ना कि भाग विधि से, डिवीजन मेथड से नहीं करा रहा। वो किससे करा रहा है, एल्गोरिथम मेथड से करा रहा है, डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से करा रहा है। तो आपको ये रफ पेज पे करना है, उसको शो नहीं करना है ये। ठीक है, जब आप करोगे ना एग्जाम के अंदर तो ये शो नहीं करना, क्योंकि इससे नहीं करना, ये तो रफ पेज पे करना है। ठीक है, लेकिन इसी के थ्रू ये कैसे होगा उसके बारे में बात करते हैं। 135 एकम 135, क्योंकि दो बार अगर मैंने चला दी तो 270 हो जाएगा, तो ज़्यादा नहीं करना होता, या तो बराबर करो या उसके समीप लेके जाओ, यानी उसके करीब लेके जाओ। तो 135 एकम 135 यानी 135 1 जा 135, क्या शेष बचेगा, 5 से 5 जाएंगे 0 बचेगा, 2 में से 3 नहीं जा सकता, 12 में से 3 जाएंगे 9 बचेगा, क्या आया, 90 आया। ठीक है, इसको किस तरीके से लिखेंगे आप, क्या तरीका होता है इसका, उसके बारे में बात करते हैं। ये क्या है, a, यानी 225 बराबर 135 गुना 1 प्लस के 90। ठीक है, ये आपको फेयर पेज पे करना है, ये आपको उसको शो करना है, यानी उसको दिखाना है। ठीक है, तो ये तो रफ पेज पे, ये फेयर पे होगा, जहाँ पे भी करोगे, बोर्ड में करो चाहे कहीं पे भी करो। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में भी करोगे तो ऐसे ही करोगे, इसको रफ पेज पे करोगे। ठीक है, तो अब आगे किस तरीके से होगा, इसको नोट कर लेंगे। 135 को 90 एकम 90 बच जाएगा, कितना मेरे भाई, 45 बचेगा। और फिर करेंगे, फिर किस तरीके से करेंगे, आगे नोट करेंगे कितना, 90 और 45 दूनी क्या हो जाएगा, 90, यानी तब तक करते हैं जब तक 0 ना आ जाए, तब तक करते हैं जब तक 0 ना आ जाए। तो ये तो हुआ 225 और 135 गुना 1, ये लिख दिया। अब क्या करेंगे, 135 बराबर, भाई ये लिखा जाएगा ना, अब तो 135, बीच वाला इधर लिखा जाता है, बीच वाला इधर लिखा जाता है, बराबर 90 गुना 1 प्लस के 45। फिर इसको लिखेंगे 90 बराबर 45 गुना 2 प्लस के 0। अच्छा, जहां हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है वहीं पे आपका एचसीएफ मिल जाता है, और एचसीएफ कौन सा होता है, बी को ही एचसीएफ बोलते हैं। तो इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना हो जाएगा मेरे भाई, 45 होगा। इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, 45। तो आपका पहला क्वेश्चन था वो आपका हो चुका है। इस तरीके से क्वेश्चन होगा, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से भी लिख सकते हो, या ये भी लिख सकते हो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ये भी लिख सकते हो आप। ठीक है, इसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, उसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। करना ये है, ये आपका रफ कार्य होता है, इसको नहीं करना होता, इस चीज़ का ध्यान रखना, इसको नहीं दिखाना है, करना ये है। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। है ये भी भाग विधि, है ये भी भाग विधि, इसको डायरेक्टली करते हैं बस। तो पहले ऐसे करना, फिर उसको इस तरीके से चेंज कर लेना।
ये समझ में आया होगा आपके। क्वेश्चन आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है उसके बारे में बात करेंगे। हर क्वेश्चन कराया जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि कोई क्वेश्चन ना कराया जाए, हर क्वेश्चन के ऊपर मैं तो बात करूंगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या हमारा जो टेलीग्राम चैनल है नॉलेज विद आरिफ, उसके ऊपर आप हमें भेज सकते हो। इसको रफ कर रहा हूं मैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है 196 एंड 38220, 196 और 38,220, 38,220 का HCF क्या होगा, का HCF क्या होगा। 196 और 38,220 का HCF क्या होगा, इसको करना है। करने का तरीका सिर्फ एकमात्र क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ज्यादा ऊपर तो नहीं दिखाई दे रहा, ज्यादा ऊपर तो नहीं है, ठीक है। 196 और 38,220 का HCF, 196 और 38,220 यानी 38,220 का क्या निकालना है, HCF निकालना है। तरीका सिर्फ आपके पास एक ही है, वो क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। वो क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। बात करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या है, किस तरीके से करना है। सीधी सी बात है, आपको डिवाइड तो करना होगा, डिवाइड तो करना होगा। तो डिवाइड के लिए इधर लिख लेते हैं किस तरीके से करना है, तभी इसका रूल क्या लिखेंगे, इधर लिख लेंगे बना के। सबसे पहले लिखते हैं 196 से डिवाइड किसको करना है मेरे भाई, 38,220 को डिवाइड करना है, डायरेक्टली डिवाइड करना होगा, ठीक है, डिवाइड करना होगा। डिवाइड सबको आता होगा। 196 पहले तो 3 में चेक करते, 3 में नहीं चलने की, फिर 38 में चेक करेंगे, 38 में नहीं चलने की, फिर 382 में चेक करेंगे, 382 में चल जाएगा ना, कितनी बार चलेगा। अगर मैं देखूं 2 बार चलाकर तो क्या होगा, 6 दूनी 12 का 2 हासिल लग जाएगा, 1 2 नीम 18 और 1 19 का 9 हासिल लग जाएगा, 1 2 एकम 2 और 1 3, कितना हो जाएगा मेरे भाई 392, 392 हो जाएगा। और यहाँ कितना है 382, यहाँ कितना है 382। अगर 382 में 392 लिख दे तो ऐसा तो गलत हो जाएगा, तो 2 बार तो नहीं चलने की, चला सकते हैं कितनी बार, 1 बार। तो 196 एक कम कितने हो जाएंगे, 196, ठीक है। 196 बन जा 196, 196 बन जा 196। अब देखो जो करना होता है, 2 में से 6 तो नहीं जाने के, 12 में से 6 जाएंगे, 6 बचेंगे। यहाँ कितना बचा 7, 7 में से 9 नहीं जाने का, 17 हो जाएगा, 17 में से 9 जाएगा, 8 बच जाएगा। यहाँ बचा 2, 2 में से 1 जाएगा, बचेगा 1, 186। अब क्या है, अब ये तो नहीं होगा ना यार नोट, अभी तो कंप्लीट बच रहा है। जब इसके अंदर से इतना ना बचे, शेषफल बिल्कुल कम हो जाए, यानी सिंगल डिजिट में, तब आगे वाला उतारते हैं। ऐसे ही तो करते हैं जो आगे ना चले। अभी तो बच रहा है ना, अब क्या नोट करोगे 2, क्योंकि 186 में तो चल नहीं सकती ना, 2 नोट कर लिया। 186 यानी 1862, 1862 कितनी बार चला सकते हैं, चलो चला के देखते हैं। 5 बार चलाते हैं, चलो। जब 5 बार चलाएंगे, 6 पंजे 30 की 0 हासिल लगेगा 3, 9 पंजे 45 और 3 48 का 8 हासिल लग जाएगा 4, 5 एकम 5 और 4 9, 980। और ये कितना 1862, तो लगभग दुगना हो रहा है। दुगना 10 तो कर नहीं सकते, गुना 10 तो कर नहीं सकते कि 10 लिख दोगे यहाँ, तो कितना हो सकता है, या तो 8 आ सकता है, 9 आ सकता है। तो हम किसकी चला के देखेंगे, कम वाले की चला के देखो, 8 बार चला के देखो। 196 गुना 8 करके देखो, 196 गुना जब 8 करोगे तो 8 छिंग 48 का 8 हासिल लगेगा 4, 8 नम 72, 72 4 76 का 6 हासिल लगेगा 4, 7 सॉरी 8 एकम 8, 8 7 15, कितना आया 1568। आ सकता है क्या, और देखते हैं। 196 गुना 9 ये कर लेते हैं। 9 छिका 54 का 4 हासिल लग जाएगा 5, 9 निम 81, 81 5 86 का 6 हासिल कितना लग जाएगा 8, 9 एकम 9, 9 और 8 कितना हो गया 17। तो निम्मा करने के बाद कितना चल रहा है, 1764 चल रहा है। कितना, 9 बार करने के बाद 1764, तो गुना 9 बराबर 1764। बात समझ में आई होगी, ठीक है, आसानी से समझ में आ रहा होगा, भाग कर रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, माइनस करना होता है, 12 में से 4 जाएंगे 8 बच जाएगा। अब यहाँ पे 5 बचे, यहाँ पे हासिल ले लिया, 15 में से 6 जाएंगे 9 बच जाएगा। कितना बचा मेरे भाई 98 बचा। अब तो यहाँ पे 7 हो गया, 7 में 7 जाएगी 0, 1 में से 1 जाएगा 0। अब नोट क्या कर लेंगे, 0 0 नोट कर लेंगे, ठीक है। अभी हमने करा था 196 पंजे,
196 पंजे यानी 196 5 से कितना होगा 980 हो जाएगा। यानी पूरा पूरा कट गया, शेषफल कितना है 0। आगे नोट करने की तो जरूरत नहीं पड़ी ना, कितना आया शेषफल 0। तभी तक भाग करते हैं जब तक शेषफल 0 ना हो जाए। शेषफल क्या हो चुका है यहाँ पे 0 हो चुका है। ये था आपका रफ वर्क। कैसा वर्क था ये? रफ वर्क। इसको आप कॉपी के पीछे करना है, शो नहीं करना उसको, ठीक है। यूक्लिड विभाजन के अंदर ये जो होती है भाग विधि, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि नहीं है ये। वो क्या होती है? इजकल टू बी क्यू प्लस के आर। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से होती है, इससे नहीं होती वो। ये तो आपको रफ पेज पे करना है, फिर करना है यहाँ पे। तो किस तरीके से लिखोगे उनके बारे में बात करता हूँ। 38,220 बराबर 196 गुना 195 प्लस के कितना हो जाएगा मेरे भाई? कितना होगा? 0 आएगा ना। क्या बचा? रिमाइंडर 0 ही तो बचा। तो फिर क्या होता है? ये किस फॉर्म में है? ए इज इक्वल टू बी क्यू, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस के आर। इसी फॉर्म में तो है। जब आर 0 हो जाता है तो आपका एचसीएफ वो कौन सा होता है? एचसीएफ वही होता है जो बी होता है। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा मेरे भाई? बी। बी क्या है? 196। बी क्या है? 196। अच्छा, इनको लिखना मत स्टार्ट कर देना, ये तो मैं आपको रिप्रेजेंट करने के लिए, समझाने के लिए दे रहा हूँ कि ये चीज होती है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन होगा। 1.1 एक्सरसाइज का आपका सेकंड क्वेश्चन खत्म। यानी 1.1 जो एक्सरसाइज के अंदर फर्स्ट पॉइंट के अंदर 3 क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन था उसका। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन भी खत्म हो चुका है। तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन किस तरीके का है और किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, इसको रफ कर देता हूं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 867 और 255। 867 व 255, 867 और 255 का एचसीएफ क्या होगा? का एचसीएफ क्या होगा? का एचसीएफ क्या होगा? किस तरीके से करोगे यूक्लिड? देखो मैं इसको इतना बार बार नहीं रिपीट कर रहा हूं, क्यों? आसान है ये। इसको मैंने पहले भी काफी डीपली पढ़ा दिया है और इसमें भाग करना है सिर्फ, और कुछ नहीं करना। अभी अगले वाले क्वेश्चन आएंगे ना, उनके बारे में काफ़ी डीपली बात करेंगे, आसानी से करेंगे उन क्वेश्चंस को। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे या नॉलेज विद आरिफ चैनल पर, जो हमारे टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे भेजोगे, ठीक है। लेकिन मैं ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ने का जिसके अंदर आपको डाउट होगा, ठीक है मेरे भाई। तो 867 और 255 का एचसीएफ क्या होगा? तो इसके अंदर क्या करते हैं हम? भाग विधि से, यानी आपको जो है वो तो भाग विधि से आपको सोल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लिखोगे? यूक्लिड विभाजन। तो क्या लिखोगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। जब इस एल्गोरिथम से क्वेश्चन करते हैं तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में चेंज करना पड़ेगा। और वो कौन से, किससे चेंज होगा? वो होगा आपका भाग से चेंज। तो 255 से किसको भाग करना मेरे भाई? 867 को। 867 को, ठीक है। हाँ जी, कितनी बार चल सकती है? 2 बार चला सकते, 3 बार चला सकते, 4 बार चला सकते। कितनी बार? पहले 3 बार चला के देखो। 255 गुना 3, 3 पंजे 15, 5 हासिल लगेगा 1, 3 पंजे 15, 1 16 का 6 हासिल लगेगा 1, 3 दूनी 6, 1 7, 765 बिल्कुल चल सकते हैं जी। क्या 4 बार भी चल सकते हैं? नहीं जी, 4 बार नहीं चल सकते। 250 चौका तो वैसे ही 1000 हो जाएंगे। और ये कितना? 867। तो कितनी बार चल सकते हैं मैक्सिमम? 3 बार। तो जब 3 बार चल देंगे तो कितना आ जाएगा? 765 आ जाएगा। बचेगा कितना? 7 में से 5 गए 2, 6 में 6 गए 0 और ये बच जाएगा। फिर आगे क्या नोट करेंगे? 255 नोट कर लेंगे। तो 102 दूनी 204, ये तो डायरेक्टली कर सकते हो। अब कितना बचेगा? 51 बचेगा। नोट क्या कर लोगे? 102। तो 51 दूनी कितना हो जाएगा मेरे भाई? 102 हो जाएगा। और ये क्या आ जाएगा? रिमाइंडर 0 आ जाएगा। रिमाइंडर क्या आ जाएगा मेरे भाई? रिमाइंडर आ जाएगा आपका 0। रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है। तो जब रिमाइंडर 0 होता है तभी तो एचसीएफ निकालते हैं। चलो जी, किस तरीके से लिखना है? ये तो रफ वर्क है। ये क्या है? रफ वर्क है। इसको रफ पेज पे ही करना है आपको, वहां रिप्रेजेंट नहीं करना। तो किस तरीके से लिख सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे। 867 बराबर 255 गुना 3 प्लस के 102। 255 गुना 3 प्लस के 102। और के बारे में बात करते हैं। फिर क्या लिखेंगे? 255 बराबर क्या होगा? 102 गुना कितना होगा? 2 प्लस के 51। अब क्या करेंगे? 102 बराबर, यही तो उठाते हैं, ये हमेशा ये उठाते हैं। 102 बराबर 51 गुना 2 प्लस के 0। जब रिमाइंडर 0 हो जाए
तो आपका HCF आ जाता है। और HCF कौन सा होता है, B को HCF बोलते हैं। तो HCF कितना आएगा मेरे भाई, HCF आ जाएगा 51। HCF कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा। इस तरीके से इनको क्वेश्चंस को करते हैं। HCF कितना आ जाएगा, 51। इस तरीके से मैंने वन बाय वन आपको क्वेश्चन कराए हैं। यानी फर्स्ट पॉइंट का एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कराया, फिर सेकंड क्वेश्चन कराया, फिर थर्ड क्वेश्चन कराया। यानी फर्स्ट पॉइंट के तीनों क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। बात करते हैं अगले क्वेश्चंस के बारे में। उम्मीद है ये आपके समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें क्या कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख सकते हो। ठीक है, कमेंट बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल नॉलेज विद आरिफ। देखो अगर यही क्वेश्चन है, देखो किताब के क्वेश्चन में डाउट है वो भी पूछ सकते हो। अगर वो डाउट आपका कहीं और से आ रहा है, जरूरी नहीं है इसी किताब से, मान लो कोई और क्वेश्चन आप कर रहे हो, कहीं भी क्वेश्चन कर रहे हो, कुछ बच्चों को शौक होता है अलग अलग किताबों से क्वेश्चन करने का। ठीक है, अगर वहां से भी कोई क्वेश्चन फंस रहा है तो आप भेज सकते हो, आपको बिल्कुल डीपली क्वेश्चन समझाया जाएगा, कोई डाउट आपका नहीं छोड़ा जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। देखो नॉलेज विद आरिफ पे आने का मतलब है हर एक पॉइंट क्लियर होगा और बिल्कुल डीपली क्लियर होगा, जिस तरीके से यानी आप समझने के बाद दूसरों को भी समझा सको। हमारा जो एम है सिर्फ ये नहीं है कि हाई स्कूल के अंदर तुम अच्छे नंबर ला सको, आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, नंबर रट के भी लाए जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नंबर रट के नहीं लाए जा सकते, तो नंबर रट के भी लाया जा सकता है, लेकिन हम ये नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि आपको आना चाहिए वो। ठीक है, नॉलेज होनी चाहिए। अगर कोई आपसे पूछता है तो आप डायरेक्टली उसको समझा सको, बहुत अच्छी तरीके से समझा सको कि कहाँ से आया, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं। ठीक है, तो आपको हर एक पॉइंट को क्लियर कराया जाएगा और जो भी डाउट होगा उसको क्लियर कराया जाएगा आपका। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस तरीके से क्वेश्चन और होते हैं इसके अंदर, इसको रफ कर देता हूं मैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। अगला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं, बताता हूं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है दर्शाइए कि, यानी रिप्रेजेंट करना है, दर्शाने का मतलब होता है सिद्ध करना है, प्रूव करना है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, इसके अंदर एक चीज आई है धनात्मक विषम पूर्णांक। सबसे पहले तो इसी पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, पहले तो इसी पॉइंट के ऊपर बात करेंगे धनात्मक विषम पूर्णांक होता क्या है। धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक। पहले तो पूर्णांक के ऊपर देखते हैं। पूर्णांक मैंने क्या लिखाए थे, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। इधर क्या थे, -1 -2 एंड -3 सॉरी, और इन्फिनिटी तक इधर था, यानी अनंत तक आपका इधर था। तो इस तरीके से ये क्या थे, आपके पूर्णांक थे, इंटीजर थे। मैंने बताया था ये आपके ऋणात्मक पूर्णांक हैं, यानी निगेटिव वाले हैं। इधर कौन से बताए थे, पॉजिटिव वाले हैं, धनात्मक पूर्णांक है। और 0 को मैंने न्यूट्रल बताया था, ये पूर्णांक तो है ना, तो ये धनात्मक है और ना ही ये ऋणात्मक है, ये बताया था। तो उसने वर्ड का यूज किया है धनात्मक विषम पूर्णांक, यानी वो धनात्मक होंगे, यानी इनका तो कोई मतलब ही नहीं है। अब धनात्मक कौन से होते हैं, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो धनात्मक पूर्णांक वो भी कौन से, विषम, यानी धनात्मक विषम पूर्णांक। विषम कौन कौन से होते हैं, 1 3 5 7 9 11, ये क्या होते हैं, विषम। तो धनात्मक विषम पूर्णांक कौन से होते हैं, 1 3 5 7 9 11 13 15, ये क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। उम्मीद है बात क्लियर हुई होगी। तो क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी, इसको रफ कर रहा हूं, क्लियर हुआ होगा धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होते हैं। तो दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + के 1, 6q + के 3 एंड 6q + के 5 के रूप का होता है। 6q + के 5 के रूप का होता है, के रूप का होता है, के रूप का होता है। ये रिप्रेजेंट करना है, ये बताना है, ठीक है ना। 6q + के 1, 6q + के 3 एंड 6q + के 5 के रूप का होता है। इस रूप का बताना है। कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप का होता है, वो ये कह रहा है। ठीक है, बात करते हैं, कुछ विषम पूर्णांक लेते हैं। यानी देखो ये जो 6q + 1, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि b की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 6 होगी। b की वैल्यू हमेशा क्या होगी मेरे भाई, 6 होगी। b की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 6 होगी। ये क्या है, रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर विषम संख्या प्राप्त हो रही है। रिमाइंडर क्या प्राप्त हो रहा है, विषम संख्या। ये रिमाइंडर ही तो होता है, यही तो होता है, इज इक्वल टू BQ + के R।
तो ये इसी रूप में तो लिखा है 6q प्लस के 1, 6q प्लस के 3 एंड 6q प्लस के 5। क्यों 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 तो कुछ भी हो सकता है। ये रिमाइंडर जो होगा आपको दिखाई दे रहा है वो कैसा है रिमाइंडर, आपका रिमाइंडर हमेशा विषम संख्या दिखाई दे रही है आपको 1, 3, 5। और जो आपका बी है वो क्या है, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक हमेशा 6q प्लस के 1, 6q प्लस के 3, 6q प्लस के 5 के रूप का होता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि 6q प्लस के 2 के रूप का हो। बात करते हैं, पहले डीपली बात करेंगे, नंबर्स को लेकर बात करेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, रफ करता हूं। धनात्मक विषम पूर्णांक बात करते हैं 35 की, 35 की। भाई धनात्मक भी है, विषम भी और पूर्णांक भी है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, और जब ये ए हुआ तो बी क्या मानना पड़ेगा, बी जो मानना पड़ेगा 6 मानना पड़ेगा, क्योंकि उसने बता दिया कि बी इज इक्वल टू यानी 6q प्लस के रूप में होगी, 6q प्लस के 1, 6q प्लस के 3, 6q प्लस के 5। ठीक है, और धनात्मक विषम पूर्णांक होगा तो क्या मान लिया 35, कुछ भी मान सकते हो, 37 भी मान सकते हो, 39 भी मान सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं इसके अंदर तोड़ना शुरू करूं यानी 35 को तोड़ना शुरू करूं तो 6 से तोड़ना पड़ेगा, तो क्या होगा 6 छंग 36 तो चल नहीं सकती, 6 पंजे 30, तो क्या बच जाएगा 35 में से 30 जाएंगे, 5 बचेगा, यानी किस रूप का आएगा 6 गुना 5 प्लस के 5। देखो रिमाइंडर कितना आया, एक विषम संख्या आई, रिमाइंडर क्या आया, एक विषम संख्या आई। बी क्या है, बी आपका 6 है। क्यों कुछ भी आ सकता है, क्यों पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। एक बात सीधी सी है कि जब हम किसी सम संख्या से यानी जब 6 से किसी विषम संख्या को भाग करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, विषम संख्या आएगी। रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, विषम संख्या आएगी, चाहे 2 से करके देख लो। जब किसी सम संख्या से किसी विषम संख्या को भाग किया जाता है तो रिमाइंडर हमेशा आपकी क्या आएगी, विषम संख्या, सम संख्या नहीं आ सकती, ये ध्यान रखना। ठीक है, जब किसी सम संख्या से किसी विषम संख्या को भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर हमेशा आपकी विषम संख्या आएगी, सम संख्या नहीं आ सकती। ठीक, चलो जी आगे बात करते हैं, और क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 देख लो, बताओ जी 13 देखते हैं। 6 से भाग करेंगे, 6 दूनी 12 है, कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, तो 6 गुना 2 प्लस के 1 यानी इसी रूप का आया। रिमाइंडर क्या बचा, आपका विषम संख्या बची। अच्छा जी, अब थोड़ा सा आपको पता लग गया होगा क्या बताना चाह रहा हूं मैं। अच्छा जी, एक क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब भी कोई धनात्मक विषम पूर्णांक होगा तो वो 6q प्लस के 1 या 6q प्लस के 3 या 6q प्लस के 5 के रूप का होगा, इसके अलावा कोई रूप नहीं होता। ठीक है जी, हमने मान लिया। ये सिद्ध करना है आपको, ये क्या करना है, सिद्ध करना है। इसके रूप के अलावा मतलब इसके अंदर ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो वो 6q प्लस के 1, 6q प्लस के 3, 6q प्लस के 5 के रूप का होगा। रूप तो और भी हो सकते हैं लेकिन सिद्ध करना है कि इसी रूप का होगा या नहीं होगा। ठीक है, बात करते हैं। क्या लेंगे, माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। लेट ए एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ये मान के चलना है कि ए जो है कोई पॉजिटिव इंटीजर है, यानी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। ठीक है ना, पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। लेट ए इज एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ठीक है बेटा, ऑड इंटीजर, पूरी स्पेलिंग नहीं लिख रहा हूं मैं, पूरी स्पेलिंग नहीं लिखी मैंने। लेट ए इज एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ठीक है, यानी ए जो है कोई आपका कैसा है, ये आपका कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से, जहां बी इज इक्वल टू क्या होगा, बी इज इक्वल टू होगा 6, जहां बी इज इक्वल टू 6 है। अतः रिमाइंडर कितना होगा, रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर 0 1 2 3 4 5, यही तो आ सकता है, क्योंकि रिमाइंडर 0 के इक्वल हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन b से छोटा रहेगा हमेशा,
बी से हमेशा क्या रहेगा, छोटा रहेगा, वो बी के इक्वल नहीं हो सकता, नहीं वो बी के बड़ा हो सकता, बी से बड़ा हो सकता। तो हम ये तो लेके चल रहे हैं, माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, ए ही तो है, जो है वो ए ही है, उसके अलावा कोई नहीं है, ठीक है ना। जो मानना है वो ए को मानना है, बी को। तो आर की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर मैंने अभी एक पॉइंट आपको बताया था कि जब किसी सम संख्या से किसी विषम संख्या को भाग दिया जाता है तो कभी भी शेषफल सम संख्या नहीं बच सकती, कभी भी संख्या शेषफल सम संख्या नहीं बच सकती। अच्छा, आप यहाँ पे आओ, जब हम 6 से भाग करेंगे, क्योंकि b बराबर क्या है 6 और r क्या आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, ठीक है। जहां b बराबर 6 है तो r बराबर इतना होगा, क्योंकि b एक सम संख्या है, क्योंकि b एक सम संख्या है, b एक सम संख्या है तथा a एक विषम संख्या है, a एक विषम संख्या है। भाई बताना तो पड़ेगा ना, क्योंकि b एक सम संख्या है तथा a एक विषम संख्या है। जब b से भाग करेंगे a को, तो क्या नहीं बच सकता, क्या नहीं बचेगा, ये ध्यान रखो, 0 नहीं बच सकता, और क्या नहीं बच सकता, 2 नहीं बच सकता, और क्या नहीं बच सकता, 4 नहीं बच सकता। तो बचेंगे क्या, तो विषम संख्या है, अतः r बराबर क्या होंगे, r बराबर 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, ठीक है ना। अतः r बराबर 1, 3, 5 हो सकते हैं, ठीक है ना, हो सकते हैं, ये होंगे। भाई बात ऊपर से ही करते हैं एक बार। माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, क्योंकि धनात्मक विषम पूर्णांक के बारे में ही बात कर रहा है, तो ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, यानी लेट ए इज एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से जब करेंगे, हमें पता है बी बराबर कितना है 6, और अतः आर बराबर कितना बन सकता है, 0 बच सकता है, 1 बच सकता है, 2 बच सकता है, 3 बच सकता है, 4, 5, यही तो बच सकते हैं, क्योंकि आर की वैल्यू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी, यही तो होता है। तो b से कम रहेगी तो 5 तक हो सकती है मैक्सिमम, 0 से लेकर, क्योंकि b एक सम संख्या, और जब सम संख्या से किसी विषम संख्या को भाग करते हैं तो सम संख्या रिमाइंडर नहीं आ सकता और ना वो 0 आएगा, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर क्या होगा, विषम संख्या होगी, यानी सीधी सी बात यह है, ना वो 0 आ सकता है उसका रिमाइंडर और ना विषम संख्या आ सकती। तो विषम संख्या आएंगी सारी की सारी, क्योंकि b एक सम संख्या तथा एक विषम संख्या, अतः r बराबर 1, 3, 5 हो सकते हैं, ठीक है। तो फिर क्या होगा, a बराबर क्या हो सकता है, a बराबर होगा आपका 6q प्लस के 1, a बराबर क्या होगा 6q प्लस के 1 बचेगा, या फिर क्या बचेगा, a बराबर 6q प्लस के 3 बचेगा, या a बराबर क्या बचेगा 6q प्लस के 5 बचेगा। इनके अलावा तो नहीं बच सकता ना कोई भी, यही बचेंगे मेरे भाई। क्या 6q प्लस 1 बच सकता है, 3 बच सकता है, 5 बच सकता है, और यही तो हमें सिद्ध करना था, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ये सिद्ध हो चुका है, ठीक है ना, ये सिद्ध हो चुका है। यानी धनात्मक पूर्णांक जो होगा, धनात्मक विषम पूर्णांक इसी रूप का होगा, लिख सकते हैं। अतः धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक इसी रूप का होगा, इसी रूप का होगा, इसी रूप का होगा, लिख सकते हैं, ठीक है। अतः धनात्मक विषम पूर्णांक इसी रूप का होगा, इसी रूप का हो सकता है। वो किस रूप का, 6q प्लस के 1, 6q प्लस के 3, 6q प्लस के 5। समझ में आया होगा क्यों हो सकता है। एक बार और रिपीट करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा था, क्वेश्चन को एक बार पढ़ के फिर बताता हूं। क्वेश्चन के अंदर कह रहा है दर्शाइए कि, यानी रिप्रेजेंट करना है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। धनात्मक विषम पूर्णांक के ऊपर मैंने बात की थी, धनात्मक और विषम भी होने चाहिए और पूर्णांक भी होना चाहिए। 6q प्लस के 1, 6q प्लस के 3 या 6q प्लस के 5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। q पूर्णांक ही होता है किसके अंदर, आपका a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस के r के अंदर, ठीक है ना। क्योंकि वो फॉर्मूला जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, वो धनात्मक पूर्णांक के लिए ही यूज होता है, इसके अलावा किसी के लिए यूज नहीं किया जाता। इसी वजह से q तो जनरली क्या होगा, सामान्य तौर पर कह सकते हैं q तो हमारा पूर्णांक होगा ही होगा। तो हमने a को मान लेंगे ना, जो भी मान लेंगे a के साथ ही तो करना है जो करना है। तो माना a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, लेट a इज एनी पॉजिटिव और इंटीजर, ठीक है। इंग्लिश वालों के लिए लिख दिया मैंने जिससे समझ में आ जाए। तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से, जहां वेयर b इज इक्वल टू 6, यानी जहां b बराबर 6 है। ये तो पता लग गया होगा 6 कहां से आया,
क्योंकि 6q प्लस के 1 का रूप का है ना, या 6q प्लस के 3 के रूप का है, या 6q प्लस के 5 के रूप का है, ठीक है। तो अतः r बराबर इतना बच सकता है, ये भी क्लियर होगा, क्योंकि b एक सम संख्या है तथा a एक विषम संख्या है, ठीक है ना। जब सम संख्या से विषम संख्या को भाग करते हैं तो कभी भी 0 नहीं बच सकता और सम संख्या नहीं बच सकता, ये ध्यान रखना। तो बचेंगे क्या, 1 बच सकता है, 3 बच सकता है, 5 बच सकता है। तो रिमाइंडर ये हो सकता है, तो किस रूप का होगा, 6q प्लस के 1 के रूप का, या 6q प्लस के 3 के रूप का, या 6q प्लस के 5 के रूप का। अतः धनात्मक विषम पूर्णांक इसी रूप का होता है, ये हमने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया। अगला क्वेश्चन लेंगे, कौन सा क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कोई इतना हार्ड क्वेश्चन है नहीं, इसको रफ कर देता हूं, उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप टेलीग्राम चैनल पर भेज सकते हो या हमारे कमेंट बॉक्स में भी भेज सकते हो। देखो, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, इससे क्या होगा, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, जो हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं वो और बढ़ाएंगे हम, ठीक है, उस मेहनत को और अच्छी तरीके से करेंगे, उसके अंदर और बढ़ोतरी लाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 616, यानी कोई आर्मी की टुकड़ी है, उसके अंदर सैनिक कितने, 616 टुकड़ी को, उस टुकड़ी को 616 वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, यानी 32 वाले टुकड़ों की श्रेणी में उनको मार्च करना है, और दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, यानी कॉलम इक्वल होने चाहिए, जो सभी दोनों की दोनों कंपनी हैं, दोनों की दोनों क्या हैं, आपकी टुकड़ी हैं, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। इस क्वेश्चन को करने का एक बहुत आसान तरीका है, क्या, वो ये है कि इनका एचसीएफ निकालना होता है, इनका एचसीएफ निकालना होता है, दो ही संख्या आपको दी होती है। तो इसके अंदर संख्या आपको क्या क्या दे रखी है, वो संख्या दे रखी है आपको 616 और 32, 616 और 32, संख्या क्या है, 616 और 32, 616 और 32 का एचसीएफ निकालना है, का एचसीएफ, और इसके अंदर कोई मगजमारी नहीं करनी, ठीक है ना, सिर्फ एचसीएफ निकालना होता है इस तरह के क्वेश्चन में। सिपाही के क्वेश्चन तब भी आएंगे जब भी एचसीएफ निकाल देना, आपको जो संख्या दे रखी है। 616 और 32 का एचसीएफ क्या होगा, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से चलेंगे, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस के आर से जब करेंगे, या ये भी लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो जब करेंगे तो इसके अंदर थोड़ा सा रफ वर्क भी करना पड़ेगा, आपको पता है क्या करोगे, 32 से भाग करोगे किसको, 616 को, 32 से भाग करोगे किसको, 616 को, तो 32 दूनी तो 64 हो जाएगा, इसमें नहीं चलेगा, यानी 32 से कम 32, 11 में से 2 जाएंगे 9, यहाँ पे कितना बचा, 5 में से 3 जाएंगे 2, उतार लेंगे 6, क्या कट सकता है, कितनी बार कटेगा, बात करते हैं, 7 बार चलते हैं, 7 दूनी 14 का 4 हासिल लगा 1, 7 ते 21 और 1 22, 224, और चल सकते हैं अभी 8 बार चलते हैं, चलो 32 8 8 दूनी 16 का 6 हासिल लगा 1, 8 के 24 और 1 25, 256। अगर मैं इसको 32 और जोड़ दूँ, इसके अंदर कितना हो जाएगा, 6 2 8 5 3 8, 288, यानी कितनी बार चल सकते हैं, 9 बार चल सकते हैं, कितनी बार, 9 बार। तो 32 निम्मा कितना होगा, 9 दूनी 18 का 8 हासिल लगेगा 1 9 27 और 1 28, 288 आ जाएगा, बचेगा कितना 8, फिर क्या चलेंगे, आगे चलेंगे, 32 को नोट कर लेंगे, 8 चौक 32, और क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जब 0 आ जाए तभी आपका एचसीएफ निकाल सकते हो आप। तो क्या करोगे, 616 बराबर 32 गुना 19 और प्लस के कितना हो जाएगा, 8, प्लस के क्या होगा, क्योंकि रिमाइंडर तो यहाँ पे 8 था ना। अब क्या करोगे, इसके बाद 32 बराबर 8 गुना 4 प्लस के 0, और जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो आपका आंसर कौन सा होगा, बी को आप आंसर मान लेते हो, तो एचसीएफ आपका कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। एचसीएफ कितना आ जाएगा, आप 8। तो आज जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन थे आपके क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 के। अच्छा, ये तो समझ में आया होगा ना, नॉर्मल सा क्वेश्चन है यार, 616 32 का एचसीएफ निकालना है, 3 क्वेश्चन शुरू में एचसीएफ के ही करे थे, क्लियर हुआ होगा। तो आज जो मैंने क्वेश्चन कराए थे आपको एक्सरसाइज 1.1, और चैप्टर का नाम क्या है, वास्तविक संख्याएं चल रहा है तब से, तो 3 क्वेश्चन, यानी आपके लगभग आज 5 क्वेश्चन के करीब हुए। इस एक्सरसाइज के अंदर 1.1 के अंदर 2 क्वेश्चन आपके बचे हैं। उससे पहले मैं आपको एक रूल लिखा देता हूँ, थोड़े से रूल हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, यानी फॉर्मूले हैं, इसको रफ कर देता हूँ, उन फॉर्मूलों को याद रखना क्योंकि कल उनका यूज़ है। इसको रफ कर देता हूँ। फॉर्मूले क्या हैं आपके, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा,
ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी का क्यूब क्या होगा, घात 3 को क्यूब बोलते हैं, और ए माइनस बी की घात 3 का क्या होगा। तो इसको क्या बोलते हैं, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab इसका फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab इसका फॉर्मूला है। इसका क्या है, ए क्यूब प्लस के बी क्यूब प्लस के 3ab और ए प्लस के बी कोष्टक में, और इसका क्या है, ए क्यूब माइनस के बी क्यूब माइनस के 3ab और ए माइनस के बी। इनको मेरे भाई याद करना है कल, ये ध्यान रखना है। अगर कल ये याद होंगे तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे, वरना क्वेश्चन नहीं कर पाने के, ठीक है। इनको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। आज की क्लास को हम यहीं पे क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो उनको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।